जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं कि क्या होगा अगर ₹1 $1 के बराबर हो जाए। क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? मतलब ₹1 $1 के बराबर हो सकता है और इससे देश के जीडीपी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, देश के डेवलपमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात कि कैसे कोई जो करेंसी है यानी कि डॉलर जो है वो रुपए में इतना अंतर कैसे आ जाता है। या हम कहते हैं कि हमारे यहाँ अगर हम यहाँ से सऊदी अरब अगर जाएंगे तो वहां से जो रुपए पाएंगे इंडिया आएंगे तो वो ज्यादा हो जाएंगी। मतलब ये जो करेंसी का अंतर होता है ये कैसे हो जाता है। आज की इस वीडियो में जड़ से लेकर और बिल्कुल लीफ तक इस बात को जानने वाले हैं, रूट टू लीफ आज इस बात को हम जानने वाले हैं। मतलब शुरुआत से लेकर अंत तक आज इस विषय का एनालिसिस आज की इस वीडियो में होने वाला है। शुरू करते हैं कि जिस प्रकार से कोई करेंसी जैसे $1 और रुपए, $1 वर्तमान समय में, हालांकि आज ही यानी कि 7 मार्च को ही 8.5% की जो है वृद्धि देखी गई है। कहां पे? एनएससी और बीएससी में, जो हमारे निफ्टी एंड सेंसेक्स के पॉइंट्स थे, इनमें बढ़ोतरी देखी गई है। और आज ही एक घटना इसके साथ और हुई कि हमारी जो डॉलर की वैल्यू थी हमारी रुपए की, वो 2-3 रुपए कुछ पैसे घट गई है। यानी कि वर्तमान समय में $1 इज इक्वल टू 77.08 रुपए है, जो कि 74 पॉइंट समथिंग के थे। इस समय हमारी करेंसी और ज्यादा नीचे चली गई है। तो शुरुआत मैंने जैसा कि कहा कि जो करेंसी का एक्सचेंज होता है इसे बोला जाता है एक्सचेंज रेट। मतलब $1 अगर अमेरिका में कोई इंडिया लाएगा तो उसके पास 77 पॉइंट समथिंग के रुपीस जो है हो जाएंगे। यही जो एक्सचेंज रेट होता है, मतलब यही जो अंतर होता है, इसे एक्सचेंज रेट बोला जाता है। इंडिया में जनरली ये 3 प्रकार का होता है: फिक्स्ड, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एंड मैनेज्ड। पहला फिक्स एक्सचेंज रेट, दूसरा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एंड तीसरा मैनेज एक्सचेंज रेट। ये कैसे होता है? सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि गवर्नमेंट्स जो होती हैं, अथॉरिटी, ये फिक्स करके रखती हैं कि अगर आप इतना पैसा लाएंगे तो मेरे यहाँ इतना ही आपको दिया जाएगा। क्लियर? मतलब हमारी गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है कि अगर आप $1 लेकर आ रहे हैं तो हमारे यहाँ आपको ₹1 मिलेगा या ₹10 मिलेगा। ऐसा ये फिक्स किया जा सकता है। पहला फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हुआ। दूसरा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है कि जब करेंसीज को मार्केट के आधार पर, डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर छोड़ दिया जाए, उसके भाव को ऊपर नीचे होने दिया जाए, जैसे शेयर मार्केट में होता है कि एक शेयर लाके इतने रुपए छोड़ा गया, फिर उसका भाव चढ़ता है, कम होता है। ये सब कुछ सप्लाई पर डिपेंड करता है, डिमांड एंड सप्लाई पर। तो उस बेस पर हमारी जो करेंसीज का भाव बढ़ता है या गिरता है, इसे बोला जाता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। मैनेज एक्सचेंज रेट क्या होता है कि जब गवर्नमेंट अथॉरिटी जो होती है हमारी, वो मैनेज करती हैं कि एक करेंसी कम से कम इतना जा सकती है, हमारी करेंसी का जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, वो कम से कम इतना हो सकता है, ज्यादा इतना हो सकता है। ये एक मैनेज्ड एक्सचेंज रेट होता है। क्लियर? तीनों का अंतर आप लोगों ने समझा। अब बात आती है कि इन करेंसीज में अंतर कहां से आता है, कैसे आता है, और फैक्ट्स की बात आज भी मैं कुछ बताऊंगा आप सभी को। जैसे सिंपल बात मैं बताऊं कि आप अपने यहां पर हैं, अपने यहां पे आप कुछ भी, मतलब कुछ भी, जैसे मान लीजिए आप पेन बनाते हैं, ठीक है। कोई आपके दूसरे बगल वाले, जैसे सपोज कीजिए ये इंडिया है, ये कोई दूसरा कंट्री है, कोई भी दूसरा कंट्री है। मतलब अब किसका एग्जांपल मैं लूं, बहुत सारे कंट्रीज हैं। मतलब एक ये अपना कंट्री है इंडिया और एक दूसरा कोई कंट्री है, ठीक है। अपनी कंट्री में 100 पेन बना, शुरुआत से बिल्कुल नथिंग, कुछ पूरे देश में कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है पूरे देश में, पूरे विश्व में कुछ नहीं। ऐसे आप सोचिए, ज्यूम कीजिए कि हमारा देश एक तरफ दूसरा देश। अपने देश में 1 पेन बना, दूसरे देश वालों ने 1 पेंसिल बनाई, अपने देश वालों ने 100 पेन बनाई, दूसरे देश वालों ने 100 पेंसिल बनाई, ठीक है। अब हमने मान लीजिए अपना करेंसी जो रखा ₹1 का 1 पेन। क्लियर? ध्यान से समझिएगा। हमने अपनी एक करेंसी बनाई, कॉइन बनाई, हमने 100 कॉइन टोटल बनाए अपने देश के लिए। 100 कॉइन उन्होंने भी बनाए, दूसरे देश वालों ने।
अब जब 100 पेन हमारे पास है, उनके पास 100 पेंसिल है, हमारे पास 100 कॉइन है, उनके पास 100 कॉइन है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा कि 1 रुपए जब हम देंगे तो 1 पेन हमें मिल जाएगी, क्योंकि 100 रुपए में 100 पेन आराम से आ जाएगी। 1 रुपए में 1 पेन मिल जाएगी। उनके देश में क्या होगा कि 1 रुपए में 1 पेंसिल मिल जाएगी। क्लियर? तो इस कंडीशन में अगर हम दोनों आपस में इंटरेक्ट करना चाहें दोनों देश, तो हम कहेंगे कि आप हमारा 1 रुपए का पेन है ले लीजिए और आप अपनी पेंसिल हमें दे दीजिए। कह सकते हैं ना, क्योंकि 1 पेन की कीमत 1 पेंसिल की कीमत दोनों की बराबर है। इस समय कर सकते हैं, मतलब 1 पेन बराबर है 1 पेंसिल के। क्लियर? अगले साल क्या होता है कि हम लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की, इन लोगों ने मेहनत नहीं की। जब हम लोगों ने अच्छी मेहनत की तो हमने उस साल अगले साल 200 पेन बना लिए, लेकिन इन लोगों ने 100 पेंसिल ही बनाए। मतलब अगले साल भी इन लोगों ने 200 पेंसिल नहीं बना पाए, ये लोग 100 ही ये लोग पेंसिल बनाए। हम लोगों ने क्या किया, 200 पेन बनाया है। हम जानते हैं कि हमारे पास जो पैसे हैं वो सिर्फ 100 रुपए हैं, 100 कॉइन्स है ना। तो अब हमें 1 रुपए में 2 पेन मिल जाएगी, क्योंकि 100 रुपए में 200 पेन बिकनी है, तो 1 रुपए में 2 पेन मिल जाएगी। जबकि दूसरी तरफ क्या होगा कि 1 रुपए में 1 ही पेंसिल मिलेगी। अब अगर हम पेन एंड पेंसिल का एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो जब हमें 2 पेन देंगे तब ये हमें 2 पेंसिल दे देंगे। ध्यान से समझिएगा, 2 पेन जब इन्हें देंगे तब ये हमें 2 पेंसिल दे देंगे। हमारे यहां से 1 रुपया जो गया वो इनके यहां का 2 रुपया गया, क्योंकि हमारे यहां जो पेन है वो 1 रुपए में 2 मिलती है और इनके यहां जो पेंसिल है वो 2 रुपए में 2 मिलती है। तो अगर हमने इन्हें 2 पेन दिया और इन्होंने हमें 2 पेंसिल दिया, तो इनका तो आया 2 रुपए और हमारा आया 1 रुपए। यहीं से मामला, मतलब इनकी करेंसी डाउन और हमारी करेंसी हाई हो गई। बात समझ पा रहे हैं? इसी प्रकार से अगर हम अपनी अब 1 रुपए लेकर इनके यहां जाएंगे, तो इनके यहां हमारी 1 रुपए का 2 पेंसिल मिलेगा, लेकिन जबकि इनके वाले 1 रुपए का इनके यहां 1 ही पेंसिल मिलेगा। इसी प्रकार से जब अमेरिका वाले अपना डॉलर लेकर आते हैं, तो उनको अगर वो $1 हमारे यहां लेकर आते हैं, तो उन्हें 3 पानी की बोतल मिल जाती है, जबकि हमें 20 रुपए में 1 पानी की बोतल मिलती है। बात समझ पा रहे हैं? मतलब करेंसी ऐसे ही एक्सचेंज होती है। जब कोई देश ग्रो कर रहा होता है, उन्नति कर रहा होता है, उसकी जीडीपी बढ़ रही होती है, तो उसकी करेंसी भी बढ़ जाती है। क्लियर? ये होता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। और ऐसे ही किसी भी 2 करेंसी के बीच में जो एक्सचेंज रेट होता है, जो अंतर आता है, सिमिलरली इसी प्रकार से आता है। और भी इसके पीछे के कई रीजंस हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मतलब बेरोजगारी की दर, इन्फ्लेशन रेट, मतलब इसकी महंगाई की दर, जीडीपी उसकी, एंड उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्ट परचेजिंग पावर, पीरियडिटी जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी है, ये सारे फैक्टर्स भी इंपैक्ट कहीं ना कहीं डालते हैं। सप्लाई चेन, फिस्कल डेफिसिट, ये सारे फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं इसमें इंपैक्ट डालते हैं किसी भी करेंसी को ऊपर उठने में और नीचे गिरने में। अब हम बात करेंगे कि क्या होगा। सबसे पहले मैं बताऊं कि जब हमारा इंडिया आजाद हुआ था, उस समय 1 रुपए की कीमत $1 के बराबर थी। बात समझ पा रहे हैं? मतलब 1 रुपए और $1 बराबर हुआ करता था। लेकिन चूंकि हमारा देश उस समय बहुत ही गरीबी मुझसे जूझ रहा था, हमारे देश में विकास नहीं हो पाए थे ठीक से, इसलिए हमें विकास करने के लिए बहुत सारा लोन लेना पड़ा, कर्ज लेना पड़ा बहुत सारा, ताकि हमारा देश ठीक से सरवाइव कर सके और चल सके। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, कहां से दिक्कत हुई अपने देश में कि अपने रुपए की कीमत गिरी। जब हमारे देश में 1 रुपए की कीमत $1 के बराबर हुआ करती थी, उस समय हम लोगों को बहुत कर्ज लेना पड़ा कि हमें जो है अपने देश को सरवाइव अच्छे से किया जाए, क्योंकि हम लोगों के पास उतना पैसा था नहीं, हमारी जीडीपी भी बहुत ज्यादा नहीं थी, हम ज्यादा प्रोडक्ट भी सप्लाई नहीं करते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी हमारा डाउन था, इसलिए हमें अपने देश के डेवलपमेंट के लिए पैसा लोन लेना पड़ा। अब मान लीजिए हमने 100 रुपए किसी से लोन लिया, मतलब कर्ज लिया, तो जब 100 रुपए हमने खर्च किए, 75 रुपए मान लीजिए खर्च कर दिए। अब हमारे पास बचा कितना, 25 रुपए, या मान लीजिए हमने 80 रुपए खर्च कर दिए, हमारे पास अब 20 रुपए बचे हुए हैं। अब चूंकि उसे हमें उसका पैसा वापस करना है जिससे हमने कर्ज लिया था, इसलिए हमने इंडिया वालों ने क्या किया कि और ज्यादा नोट छापे, मतलब 100 मतलब जैसे सपोज करो हमने जो है हमारे पास 25 रुपए था, हमने 250 रुपए छाप लिए।
मतलब समझिएगा 25 रुपए था, हमने 250 रुपए छाप ली। अब हमने इससे क्या किया कि उसका 100 रुपए का कर्ज दे दिया और 150 रुपए हमारे पास बच गए। लेकिन यहां पर एक दिक्कत हुई कि हमारी जीडीपी तो उतनी थी नहीं। मतलब जब 25 रुपए के बदले हमारे पास 250 रुपए हो गए, 25 रुपए के बदले 250 रुपए हो गए, मतलब 1 रुपए जो पहले था उसके बदले अब हमारे पास 10 रुपए हो गए। मतलब $1 की वैल्यू हमारे 10 रुपए के बराबर हो गई। समझ गए? मतलब ध्यान मतलब ये बहुत ही इकोनॉमिक्स का अच्छा टर्म है, इसको समझना बहुत ही थोड़ा मुश्किल है, लेकिन समझना इम्पॉसिबल नहीं। एक बार मैं फिर समझाने का प्रयास करूंगा। हमने 100 रुपए लोन लिया किसी से, 80 खर्च कर दिया, 20 रुपए हमारे पास बचे। अब चूंकि उसका 100 रुपए का लोन वापस भी करना है, इसलिए हमने और रुपए छापे। जब हमने और रुपए छापे तो हमारे पास हो गए 200 रुपए। 200 रुपए में 100 रुपए हमने उसका लोन लौटा दिया वापस, 80 रुपए, और या फिर कह लीजिए कि हमारे पास 100 रुपए अभी भी बच गए। लेकिन 20 रुपए का जो हमने 200 किया विदाउट ग्रोइंग माई जीडीपी, अवर जीडीपी, मतलब जीडीपी तो नहीं बढ़ी, सिर्फ हमारे पास जो लिक्विड मनी थी वही बढ़ी। मतलब जब हमारी जीडीपी तो ग्रोथ नहीं हुई, सिर्फ जो 20 रुपए था 20 का हमने 100 मान लिया, 20 का हमने 200 मान लिया। लेकिन $1 के बदले जो 1 रुपए थी वो अब $1 के बदले 10 रुपए हो गई, क्योंकि 20 गुना 20 का 10 गुना हमने रुपए बना दिया। या फिर सिंपल बात यार समझो, 75 रुपए इस समय हमारे $1 के बराबर है, 77 रुपए। हमारी गवर्नमेंट क्या कह दे कि अब हम जो 77 रुपए हमारे देश के हैं उसे हम 1 रुपया मान रहे हैं। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। जो हमारे देश में अभी तक 77 रुपए थे उसे हम 1 रुपया मान रहे हैं। फिर वही बात, डॉलर और हमारी रुपए बराबर तो हो गए ना, बराबर तो हो गए। जितना रुपए, जितनी वैल्यू डॉलर की थी उतनी वैल्यू रुपए की है, क्योंकि 77 रुपए को हमने 1 रुपया माना। अब जब अमेरिका वाले आएंगे तो वो 77 रुपए नहीं 1 ही रुपया पाएंगे। लेकिन इससे नुकसान क्या हुआ कि ये सब सिर्फ एक एज ए नंबर है। एक जैसे हमारे 77 रुपए को 1 रुपए माना, उसी हिसाब से जो वस्तुएं 77 रुपए की थी वो वस्तुएं अब 1 रुपए की हो गई, है ना। जो वस्तुएं 77 की थी वो अब 1 रुपए की हो गई। इसी हिसाब से जब $1 कोई लेकर अपनी कंट्री में आएगा तो जब वो आता और 77 रुपए की चीजें खरीदता, वही चीजें अब वो $1 में खरीद लेगा। मेरी बात भी नहीं समझे। जैसे हमारी गवर्नमेंट कहे कि 77 रुपए जो इस समय है ना डॉलर की कीमत, वो अब 1 रुपए मानी जाएंगी, ठीक। तो अब चूंकि जो लोगों के पास पैसा था जिससे हम सामान परचेज करते थे, मान लीजिए हमारे पास जो है 77 रुपए या मान लीजिए 77 रुपए था, अब वो हमारे पास 1 रुपए बचा ना, और वहीं कोई दूसरा $1 लेकर आता, सिर्फ उसके पास $1 होता और मुझे देता, तो मैं अपने 77 रुपए उसे दे देता ना। लेकिन अब वो $1 अगर लेकर आएगा तो भी मेरी 1 रुपए पाएगा, क्योंकि 77 रुपए की वैल्यू घट गई। तो ये सिर्फ एक नंबर होते हैं, मतलब रुपये की वैल्यू जो होती है एक नंबर होते हैं, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग होती है। अब आप सभी सोचेंगे कि हमको क्या अपनी रुपए की वैल्यू बढ़ा देनी चाहिए? तो ये 2 फैक्टर्स पर काम करते हैं। चूंकि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है ना, 2 फैक्टर पर काम करते हैं कि कौन देश इंपोर्ट ज्यादा करता है, कौन एक्सपोर्ट ज्यादा करता है। अगर आपके देश में इंपोर्ट ज्यादा है तब आपकी रुपए की वैल्यू मजबूत हो, मतलब कम हो डॉलर के मुताबिक, तब आप ठीक हैं। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं तब आपकी वैल्यू जितने कम होगी उतने लोग आपसे सामान परचेज करेंगे। बात समझ पा रहे हैं? तो ये किसी भी बात पर डिपेंड करना, ये एज ए नंबर्स होते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी ये बात समझे होंगे कि कैसे कोई करेंसी जो होती है, एक्सचेंज रेट जो होता है, कैसे डाउन होता है, कैसे बढ़ता है, क्या अच्छा होता है, और इस समय जो इंडिया की करेंसी में गिरावट आई है वो क्या है, और क्या होगा अगर जो हमारा $1 है, 1 रुपए $1 के बराबर हो जाए, तो हमें लोगों को आईफोन जो है ना सिर्फ 600 रुपए में मिले, विदेशों में पढ़ाई जो है ना बहुत सस्ती होने लगे, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम अवेल कर पाएंगे कम पैसों में। आशा करता हूं आप सभी को जानकारी पसंद आई होगी और सबसे बड़ी बात समझ में आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।